हेलो दोस्तों, मेगा स्क्रीन फिजिक्स के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। नहीं किया तो यार जरूर कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे वीडियो से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन हो आपके फ़ोन तक सबसे पहले पहुँचे। तो स्टार्ट करते हैं यार आज का ये वीडियो, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। ठीक है, तो पहले डी ब्रोगली की हाइपोथेसिस ने क्या बोल दिया कि जितने भी पार्टिकल है, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है या फिर कोई पार्टिकल है, ठीक है, अगर हम पार्टिकल लेते हैं अगर वो मूव कर रहा है विद वेलोसिटी वी, एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, कौन सा पार्टिकल, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल अगर मूव करता है विद द वेलोसिटी v, तो इसके साथ एसोसिएटेड इसका एक वेव नेचर भी होता है। इसके साथ एसोसिएटेड इसका एक वेव नेचर भी होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, मैटर वेव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैटर वेव। ठीक है, जब एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल v वेलोसिटी से मूव करता है तो उसके साथ एक एसोसिएटेड उसका एक वेव नेचर होता है जिसको हम मैटर वेव कहते हैं। तो यार जब अब इलेक्ट्रॉन अब वेव हो गया, अब इलेक्ट्रॉन एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है और मूव करता है काफ़ी हाई वेलोसिटी से, तो इसके साथ एसोसिएटेड इसका एक वेव नेचर हो जाता है ना। इसके साथ एसोसिएटेड इसका एक वेव नेचर हो जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, मैटर वेव। ठीक है, मैटर वेव बोलते हैं जब इलेक्ट्रॉन काफ़ी हाई वेलोसिटी से मूव करने लग जाता है वी वेलोसिटी से, तो इसके साथ एसोसिएटेड एक वेव होता है जिसको हम मैटर वेव बोलते हैं। तो अब यार इलेक्ट्रॉन एक वेव हो गया। अभी तक जितनी भी थ्योरीज हम पढ़ रहे थे वो इलेक्ट्रॉन के पार्टिकल नेचर से बिलोंग करती थी, इलेक्ट्रॉन्स का पार्टिकल नेचर से बिलोंग करती थी। अब इलेक्ट्रॉन क्या है, हमारा एक वेव बन गया। अब यहाँ पर एक साइंटिस्ट आते हैं, इरविन श्रोडिंजर। ये एक साइंटिस्ट हैं, इन्होंने इलेक्ट्रॉन के वेव की इक्वेशन दी। ठीक है, क्या दी, इलेक्ट्रॉन के वेव की इक्वेशन। ठीक है, जिसको मैटर वेव इक्वेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैटर वेव इक्वेशन। ठीक है, क्या इलेक्ट्रॉन वेव इक्वेशन या मैटर वेव इक्वेशन। तो इन्होंने क्या दिया, डेल स्क्वायर साई बाय डेल एक्स स्क्वायर, पार्शियल डिफरेंशिएशन हुआ है, डेल स्क्वायर साई बाय डेल जेड डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई बाय डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम डिवाइड बाय एच स्क्वायर ई माइनस वी साई इक्वल टू 0। तो ये पूरी इक्वेशन थी, श्रोडिंजर ने दी थी। ठीक है, ये भी था इलेक्ट्रॉन वेव इक्वेशन जिसको मैटर वेव इक्वेशन भी कह सकते थे। यहाँ पर अलग अलग टर्म की मीनिंग क्या क्या है। यहाँ पर डेल क्या है, हमारा इनफाइनाइटेसिमल चेंज। क्या है डेल, इनफाइनाइटेसिमल चेंज। ठीक है, यहाँ पर डेल क्या है, इनफाइनाइटेसिमल चेंज। एक्स वाई एंड जेड क्या है, पॉसिबल ओरिएंटेशन। पॉसिबल ओरिएंटेशन का मतलब कि ये एक्स में ओरिएंटेट हो सकता है, वाई में ओरिएंटेट हो सकता है, जेड में ओरिएंटेट हो सकता है। यानी इलेक्ट्रॉन अब वेव बन गया, अब वो एक्स में भी ओरिएंटेट हो सकता है, वाई में भी हो सकता है, जेड में भी हो सकता है। यानी उसके 3 पॉसिबल ओरिएंटेशन है, एक्स वाई एंड जेड। यहाँ पर एच क्या है, प्लैंक कांस्टेंट। क्या है, प्लैंक कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। तो ये हमारा क्या होता है, एच प्लैंक कांस्टेंट। ई क्या है, हमारा टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन के केस में अप्लाई कर रहे हैं, तो टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। वी क्या है, हमारा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, वी बोलते हैं। तो आपको अलग अलग टर्म की मीनिंग पता चल गई। यहाँ पर डेल क्या है, इनफाइनाइटेसिमल चेंज, एक्स वाई जेड क्या है, ओरिएंटेशन, पॉसिबल ओरिएंटेशन इलेक्ट्रॉन की, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक वेव हो गया, वो तीनों डायमेंशंस में रह सकता है। एच क्या है, प्लैंक कांस्टेंट, जो मैंने बता दिया इसकी वैल्यू, और ई क्या है, टोटल एनर्जी, वी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, और साई सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्या आता है, साई। तो साई क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट हमारा होता है साई। तो साई होता है हमारा वेव फंक्शन। क्या होता है, वेव फंक्शन। इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस कुछ नहीं होता, फिजिकल सिग्निफिकेंस इसका कुछ नहीं होता, बट ये रिप्रेजेंट क्या करता है, ये रिप्रेजेंट करता है एम्पलीट्यूड ऑफ मैटर वेव। मैटर वेव की जो हाइट है, जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन है, अगर ये मूव कर रहा है विद वेलोसिटी वी, तो इसके साथ एसोसिएटेड इसका एक वेव नेचर होगा। तो यार ये वेव की जो एम्पलीट्यूड है वो हमारा साई दर्शाता है। ये मैटर वेव की जो एम्पलीट्यूड है, जो हाइट है यहाँ से, ठीक है, वो हमारा क्या दर्शाता है, साई। ठीक है, साई क्या बताता है हमें, एम्पलीट्यूड ऑफ मैटर वेव। और एक और चीज़ क्या बताता है, ये एक और चीज़ बताता है, बाउंड्री सरफेस ऑफ एन ऑर्बिटल। ठीक है, बाउंड्री सरफेस ऑफ एन ऑर्बिटल। ऑर्बिटल क्या होता है, सबसे पहले आप ऑर्बिटल समझिए। तो ऑर्बिटल होता है 3 डायमेंशनल स्पेस। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में रिवॉल्व नहीं करता, अब इलेक्ट्रॉन किसी सेल में रिवॉल्व नहीं करता, अब इलेक्ट्रॉन 3 डायमेंशनल स्पेस में रहता है। ऑर्बिटल क्या होता है, 3 डायमेंशनल स्पेस, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी जो है, मैक्सिमम है। इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कैसी है, मैक्सिमम है।
ठीक है। तो क्या है ऑर्बिटल, क्या है 3 डायमेंशनल स्पेस जहां पर पार्टिकल के मिलने की, जहां पर इलेक्ट्रॉन्स के मिलने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है। साई क्या रिप्रेजेंट करता है, एम्पलीट्यूड ऑफ द मैटर वेव। इलेक्ट्रॉन अगर वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो इसके साथ एक एसोसिएटेड इसका एक वेव नेचर होगा, इस वेव को हम मैटर वेव बोलेंगे और ये बहुत कॉम्प्लेक्स वेव होती है। तो इसी मैटर वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो हमारा साई दर्शाता है। और बाउंड्री सरफेस, बाउंड्री सरफेस क्या होता है, बाउंड्री सरफेस एक ऐसा स्फेरिकल, या मतलब अगर एस ऑर्बिटल है, पी ऑर्बिटल है, डी ऑर्बिटल है या एफ ऑर्बिटल है ना, तो ये 4 अगर ऑर्बिटल्स हैं तो इन चारों ऑर्बिटल्स में जो सरफेसेस होती हैं, ठीक है, जहाँ पर पार्टिकल के मिलने की प्रोबेबिलिटी सेम होती है। मान लो यहाँ से r डिस्टेंस दूर पर इस पूरे स्फेरिकल रीजन में पार्टिकल के मिलने की प्रोबेबिलिटी सेम है, तो ये हमारा होता है कि स्फेयर का जो सरफेस होगा वो हमारा बाउंड्री सरफेस कहलाता है। ठीक है, तो ये बाउंड्री सरफेस के बारे में बात करेंगे, पर सबसे पहले हमने क्या समझा कि न्यूक्लियस से r डिस्टेंस दूर पर आने पर ये पूरे जो सरफेस मिल गया है यहाँ पर, ये तो मैंने केवल एक केस बताया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो पूरा सरफेस होगा ये हमारा क्या हो जाएगा, बाउंड्री सरफेस। तो साई क्या दर्शाता है, एम्पलीट्यूड ऑफ द मैटर वेव और बाउंड्री सरफेस ऑफ एन ऑर्बिटल, ऑर्बिटल का बाउंड्री सरफेस और एम्पलीट्यूड ऑफ द मैटर वेव। अब भाई अब हम इलेक्ट्रॉन कैसे ढूंढेंगे। अब इलेक्ट्रॉन भाई कि इलेक्ट्रॉन के साथ एक एसोसिएटेड पूरा एक उसका वेव नेचर हो गया है ना, अब इलेक्ट्रॉन के साथ एसोसिएटेड उसका एक वेव नेचर हो गया, तो हम इलेक्ट्रॉन को अब कहाँ ढूंढेंगे। तो यार देखो, अब इलेक्ट्रॉन को ढूंढने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें वो मैक्स बॉर्न ने बताया, मैक्स बॉर्न जो एक साइंटिस्ट थे, मैक्स बॉर्न ने बताया कि साई वेव फंक्शन जो है उसकी मल्टीप्लाई आप उसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से कर दो और फिर उसको नॉर्मलाइज कर दो, तो हमें जो मिलेगा होगा नॉर्म स्क्वायर्ड ऑफ साई। इसको हम बोलेंगे मॉड साई स्क्वायर, या इसको हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। इसको हम बोलते हैं क्या, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला, मैक्स बॉर्न ने बोला कि जो साई है, ठीक है, उसकी मल्टीप्लाई उसी के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से कर दो। ये साई जो है उसी की मल्टीप्लाई आप उसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से करके उसको नॉर्मलाइज कर दो, तो आपको नॉर्म स्क्वायर्ड ऑफ साई मिलेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी कई लोग बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ठीक है, तो ये साई स्क्वायर को क्या बोला जाता है, मॉड साई स्क्वायर। इसके अंदर कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं रह सकती, ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू का डिफाइंड होता है। ठीक है, तो आपको पता चल गया साई की मल्टीप्लाई जब हम उसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से करेंगे और नॉर्मलाइज करेंगे तो हमें साई स्क्वायर मिलेगा, और यही हमें क्या बताएगा, ये हमें बताएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी किधर मैक्सिमम है। ये मैक्सिमम नहीं, मतलब इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी बताता है कि इलेक्ट्रॉन को हम कहाँ खोजें, कहाँ उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी, कम होगी, ये सब हमें साई स्क्वायर से पता चलता है। इसके अंदर कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं रह सकती है, क्योंकि मॉड कभी भी नेगेटिव वैल्यू का डिफाइंड नहीं होता। ठीक है, तो साई स्क्वायर हमें क्या बताता है, साई स्क्वायर को हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बोलते हैं या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी कई लोग बोलते हैं। तो इसको ये क्या बताता है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कहाँ पर है, कहाँ कितनी है, कहाँ कितनी। ठीक है, तो ये सब बताता है ये हमें। ठीक है, अब यहाँ पर एक शब्द आता है नॉर्मलाइजेशन ऑफ वेव फंक्शन। तो इसके बारे में आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है। नॉर्मलाइजेशन ऑफ वेव फंक्शन क्या है बता देते हैं। नॉर्मलाइजेशन ऑफ वेव फंक्शन क्या है, मान लो जो इलेक्ट्रॉन है ये मूव कर रहा है वी वेलोसिटी से, और इसके साथ पूरा जो इसका वेव है, मान लो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो इसके साथ जो पूरा इसका वेव एसोसिएटेड है वो माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट हुआ है और प्लस इन्फिनिटी तक जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो हमने क्या किया, हमने बोला कि यार एक काम करो, इंटीग्रेट कर दो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक साई स्क्वायर को विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, एक एक्सिस के अलॉन्ग में। तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक जब आप इंटीग्रेट करोगे, ये पूरे रीजन को जब आप इंटीग्रेट करोगे तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1। क्यों यार, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक कहीं ना कहीं तो पार्टिकल होगा उसके वेव के बीच में, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाती है 1। ये हमारा नॉर्मलाइजेशन ऑफ वेव फंक्शन होता है। तो श्रोडिंगर की जो वेव इक्वेशन है, डेल स्क्वायर साई बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई बाय डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई बाय डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एन डिवाइड बाय एच ई माइनस वी साई इक्वल टू 0। तो जो यहाँ पर श्रोडिंगर की वेव इक्वेशन है, इस वेव इक्वेशन को हम ये भी लिख सकते हैं, लैप्लेसियन ऑपरेटर साई प्लस का 8 पाई स्क्वायर एम डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर ई माइनस वी साई इक्वल टू 0। यहाँ लैप्लेसियन ऑपरेटर क्या है, तो लैप्लेसियन ऑपरेटर के बारे में आपको ज़्यादा नहीं समझना, ये हमारा ग्रेडियंट स्केलर फील्ड और वेक्टर फील्ड में काम ज़्यादा करता है। तो आप स्केलर फील्ड और वेक्टर फील्ड के बारे में तो अभी समझोगे नहीं, स्केलर फील्ड और वेक्टर फील्ड क्या होता है। ठीक है, इसके बारे में आप ज़्यादा समझना नहीं है आपको, कि आपको बीएससी की फिजिक्स में मिलेगा, तो आप इसकी वो जान सकते हैं। तो आप इसकी वैल्यू क्या लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू आप लैप्लेसियन ऑपरेटर की लिख सकते हैं क्या, इसको हम क्या बोलते हैं, लैप्लेसियन
ऑपरेटर। वैसे इसका यूज़ स्केलर और वेक्टर फील्ड में होता है, काफ़ी हैवी यूज़ है इसका भी, स्केलर और वेक्टर फील्ड में यूज़ होता है। ठीक है, ये शायद डाइवर्जेंस निकालने के लिए यूज़ होता है वेक्टर फील्ड में, और स्केलर फील्ड में ग्रेडियंट निकालने के लिए। तो आपको इतना नहीं पढ़ना है अभी, स्केलर फील्ड वेक्टर फील्ड के बारे में भी आपको नहीं जानना है। तो आप लैप्लेसियन ऑपरेटर की वैल्यू जान सकते हो कि लैप्लेसियन ऑपरेटर की क्या वैल्यू होती है। हम इस श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। क्यों? देखो यार, इतने पार्ट से ये जो इतना हिस्सा है आपका, इतना हिस्सा, इससे आप साई को जब आप कॉमन ले लोगे, इतने हिस्से से जब आप साई को कॉमन ले लोगे तो आपके पास क्या बचेगा? जब आप साई को कॉमन ले लोगे इतने हिस्से से, केवल यहाँ से यहाँ तक की बात कर रहे हैं, इतने हिस्से से, सिर्फ जहाँ पर सर्कल लगाए उतने हिस्से तक, तो आप साई की वैल्यू कॉमन ले लोगे तो आपको बचेगा क्या? डेल स्क्वायर बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर बाय डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर बाय डेल जेड स्क्वायर। यही हमारी होती है लैप्लेसियन ऑपरेटर की वैल्यू। ये हमारी किसकी वैल्यू होती है? लैप्लेसियन ऑपरेटर की। ठीक है, लैप्लेसियन ऑपरेटर की वैल्यू यही होती है। ठीक है, लैप्लेसियन ऑपरेटर की वैल्यू यही होती है। ठीक है, तो जब आप इस इक्वेशन में, इस लैप्लेसियन ऑपरेटर की जो वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करोगे तो आपको फिर से यही श्रोडिंगर वेव इक्वेशन मिल जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा, आशा करता हूँ। ठीक है, तो आपको यहाँ पर लैप्लेसियन ऑपरेटर की जो वैल्यू है वो आप इस वैल्यू को जब आप इस इक्वेशन में पुट करोगे तो आपको दोबारा से ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन मिल जाएगा, दोबारा से आपको ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लैप्लेसियन ऑपरेटर आपको पता चल गया किसकी क्या क्या वैल्यू होती है। लैप्लेसियन ऑपरेटर बनता कैसे है? नेबुला ऑपरेटर डॉट नेबुला ऑपरेटर, ये डेल ऑपरेटर डॉट डेल ऑपरेटर, इसको हम क्या बोलते हैं? डेल ऑपरेटर या नेबुला ऑपरेटर। ठीक है, तो इन दोनों के, ठीक है, इन दोनों के प्रोडक्ट से ही हमारा क्या बनता है? लैप्लेसियन ऑपरेटर। ठीक है, तो हम समझते हैं यार कि एक और ऑपरेटर जो हमारे पास आने वाला है हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, उसके बारे में समझते हैं। तो ये हमारा श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर एक बात सुन सकते हैं, एक बात ध्यान दिए कि क्या लैप्लेसियन ऑपरेटर साई, आपने देखा होगा एनसीईआरटी बुक में या फिर कहीं पर भी आपको ये श्रोडिंगर की एक और वेव इक्वेशन दिखती है, एच कैप साई बराबर ई साई, मिलता होगा आपको। एच कैप क्या है? हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। ठीक है, और ई साई क्या है? टोटल एनर्जी। ये हैमिल्टोनियन ऑपरेटर का मतलब क्या होता है? आप कंफ्यूज होते होगे ये हैमिल्टोनियन ऑपरेटर क्या है। तो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर होता है सम ऑफ द एनर्जीज। क्या होता है? सम ऑफ द एनर्जीज। जब एनर्जीज का सम होता है तो हमारा क्या होता है? हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। यानी एच कैप बराबर टी कैप प्लस वी कैप हम लिख सकते हैं। टी किस लिए है यहाँ पर? टी क्या है? टी है काइनेटिक एनर्जी, वी क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। तो यार टोटल एनर्जी हो गया ना यार, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का सम कर दिया हमने, तो ये टोटल एनर्जी तो हो गया। तो एच कैप हमें बताता है सम ऑफ द एनर्जीज। हैमिल्टोनियन ऑपरेटर क्या कहता है? सम ऑफ द एनर्जीज। ये क्या है? एनर्जीज का सम है। ठीक है, सम है एनर्जी का। यानी अगर हम एच कैप साई लिखते हैं तो ये हमारा होता है टी कैप प्लस वी कैप साई। ठीक है, तो ये हमारा होता है हैमिल्टोनियन ऑपरेटर की वैल्यू। बट हैमिल्टोनियन ऑपरेटर की वैल्यू अलग होती है। ये तो मैंने बताया आपको एक डेफिनेशन कि हैमिल्टोनियन ऑपरेटर जो होता है सम ऑफ द एनर्जीज होता है। बट हैमिल्टोनियन ऑपरेटर की एक अलग ही वैल्यू होती है। क्या होती है? हैमिल्टोनियन ऑपरेटर की जो वैल्यू होती है वो हम लिख सकते हैं माइनस का एच स्क्वायर लैप्लेसियन ऑपरेटर साई डिवाइडेड बाय 8 पाई स्क्वायर एम प्लस वी साई। ये हमारा होता है हैमिल्टोनियन ऑपरेटर की वैल्यू। एच कैप साई की वैल्यू होती है ये हमारी। ठीक है, एच कैप साई की। अब यहाँ से आप साई हटा दो, यहाँ से आप इधर से भी साई हटा दो, इधर से भी साई हटा दो, तो ये हमारा होता है हैमिल्टोनियन ऑपरेटर की वैल्यू। हैमिल्टोनियन ऑपरेटर की वैल्यू कितनी आती है? माइनस एच स्क्वायर लैप्लेसियन ऑपरेटर डिवाइड बाई 8 पाई स्क्वायर एम प्लस वी। ठीक है, वी कैप। तो ये हमारा आ जाता है कितना? हाँ, क्या होता है? ये हमारा हैमिल्टोनियन ऑपरेटर की वैल्यू। यहाँ पर ये पार्ट जो दिख रहा होगा, जितने पार्ट में मैं सर्कल कर रहा हूँ, ये पार्ट हमारा होता है टी कैप के बराबर, तभी तो हमारा टी कैप प्लस वी कैप होता है। तो ये एच कैप जो होता है, इतना जो हिस्सा होता है वो हमारा टी कैप के बराबर होता है, तभी तो हमारा हैमिल्टोनियन ऑपरेटर की जो वैल्यू आती है वो आती है टी कैप प्लस वी कैप। ठीक है, तभी तो हमारा हैमिल्टोनियन ऑपरेटर की टी कैप प्लस वी कैप वैल्यू आती है। तो इतना हिस्सा हमारा टी कैप के बराबर होता है। तो हम हैमिल्टोनियन ऑपरेटर की वैल्यू को अब डिराइव करते हैं। ये वैल्यू तो हमें पता है कि हैमिल्टोनियन ऑपरेटर की ये वैल्यू होती है। अब इसको हम डिराइव कैसे कर सकते हैं? देखो मैं बताता हूँ कि ये इसको हम डिराइव कैसे कर सकते हैं। तो यार श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। बिल्कुल सही, इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो क्या हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं? लैप्लेसियन ऑपरेटर साई बराबर माइनस का 8 पाई स्क्वायर एम डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर ई माइनस वी साई इक्वल टू 0। इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। हम यहाँ पर लिख सकते हैं, हमने क्या किया, इस पूरे हिस्से को हमने इक्वल टू के उस साइड भेज दिया। तो यहाँ पर लैप्लेसियन ऑपरेटर साई बराबर यहाँ पर माइनस का 8 पाई स्क्वायर एम डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर, यहाँ पर हम लिख देंगे ई साई माइनस वी साई इक्वल टू 0। वी इक्वल टू तो है ही नहीं। ठीक है, तो ये हमारा हिस्सा हो गया है ना। अब यहाँ से काम करते हैं, हम वी ई साई की वैल्यू निकाल लेते हैं। ई साई की हम वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ई साई की जो हमारी वैल्यू होगी वो क्या होगी? तो ई साई की वैल्यू हमारी आती है माइनस का एच स्क्वायर, और यहाँ पर हम लैप्लेसियन ऑपरेटर लिखते हैं साई डिवाइडेड बाय 8 पाई स्क्वायर एम प्लस वी साई।
ठीक है। अब मैंने बताया यार कि एक इक्वेशन एच कैप साई बराबर ई साई होता है, तो यहाँ पर जब ई साई की जगह पे हम एच कैप साई ले सकते हैं क्योंकि दोनों बराबर है, तो यहाँ हम लिख देंगे एच कैप साई बराबर माइनस का एच स्क्वायर लैप्लेसियन ऑपरेटर साई डिवाइड बाई 8 पाई स्क्वायर एम प्लस वी कैप साई। अब मैं साई कॉमन ले लूँगा पूरे जगह से, तो यहाँ से भी मैं साई कॉमन ले लेता हूँ, माइनस का एच स्क्वायर लैप्लेसियन ऑपरेटर डिवाइड बाई 8 पाई स्क्वायर एम प्लस वी कैप। ठीक है, यहाँ से मैंने क्या ले लिया, साई कॉमन, और यहाँ से तो साई है ही, साई से साई कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या हमारा, हैमिल्टनियन ऑपरेटर की हमारी वैल्यू आ गई, माइनस का एच स्क्वायर लैप्लेसियन ऑपरेटर डिवाइड बाई 8 पाई स्क्वायर एम प्लस वी कैप। ये हमारे आगे हैमिल्टनियन ऑपरेटर की वैल्यू। तो हैमिल्टनियन ऑपरेटर की वैल्यू को हमने ड्राइव कर दिया। ठीक है, तो आज के लिए केवल इतना ही। अगली वीडियो में मिलेंगे और अगली वीडियो में ग्राफ्स के बारे में बात करेंगे कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी या रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी वर्सेस आर का ग्राफ बनाएंगे, फिर उसमें प्रोबेबिलिटी मेजर करेंगे। तो यार तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में।